Hello friend, my name is Saurabh and today in this video we will see about circuit breaker nameplate details. So सबसे पहले what is the purpose of circuit breaker? Why the circuit breaker is one of the most important equipment in any power system or substation. So मेरा circuit breaker दो पर्पस के लिए यूज होता है. The first one is for the switching operation in the live condition. अगर मुझे कोई भी ट्रांसफार्मर कोई भी इक्विपमेंट या लाइन को ऑफ या ऑन करना है, स्विच ऑफ या स्विच ऑन करना है, तो सर्किट ब्रेकर यूज होता है. एंड द सेकेंड इज टू आइसोलेट द फॉल्टी सेक्शन फ्रॉम द हेल्दी सिस्टम. अगर मेरा कोई भी फॉल्ट होता है सिस्टम में, सपोज यहां पर अगर मेरा फॉल्ट हुआ है, तो इस फॉल्टी सेक्शन को हेल्दी सिस्टम से आइसोलेट कर देता है बाय ओपनिंग द ब्रेकर. नेक्स्ट we will see what are the nameplates, what are the things written in the nameplates in the circuit breaker. So जो भी नेमप्लेट्स होते हैं सर्किट ब्रेकर के एज पर द आईईसी स्टैंडर्ड होते हैं, तो हमें नेम प्लेट में क्या क्या डेटा लिखे रहते हैं, क्या क्या टेक्निकल थिंग्स लिखे रहते हैं, वो हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट थिंग इज रिटन इज द रेटेड वोल्टेज, दैट इज 145 केवी. दिस मीन्स कि ये जो सर्किट ब्रेकर है वो मैक्सिमम 145 केवी तक हम इसे ऑपरेट करवा सकते हैं. एक रहता है नॉर्मल वोल्टेज, दैट इज कि हम नॉर्मली कितना वोल्टेज के लिए हम सर्किट ब्रेकर को यूज कर रहे हैं. दैट इज अगर 110 केवी के लिए यूज कर रहे हैं तो 110 केवी, अगर हम 145 केवी के लिए यूज कर रहे हैं देन द नॉर्मल वोल्टेज विल बी 145 केवी. रेटेड वोल्टेज इज मैक्सिमम वोल्टेज दैट द सर्किट ब्रेकर कैन ऑपरेट. Second is the rated lightning impulse withstand voltage and rated power frequency withstand voltage. See, these two are the tests which we do while procuring the circuit breaker from the factory. See, अभी यहाँ पर क्या होते हैं कि सर्किट ब्रेकर अगर मैं किसी सिस्टम में इंस्टॉल करता हूं तो वहां पे लाइटनिंग आ सकते हैं. अगर मैं स्विचिंग करता हूं सर्किट ब्रेकर को, तो वो वोल्टेज काफी इंक्रीज कर सकते हैं. तो हमें ये इंश्योर करने के लिए कि जो सर्किट ब्रेकर का जो इंसुलेशन है वो मेरा एज पर द नॉर्म्स, एज पर द स्टैंडर्ड जो वोल्टेज है उस पे वो बियर कर सकता है कि नहीं, उसके लिए हम लाइटनिंग इंपल्स टेस्ट और फ्रीक्वेंसी विथ स्टैंड वोल्टेज टेस्ट करते हैं. और ये जो 650 केवी एंड 275 केवी है ये एज पर आईईसी स्टैंडर्ड है. एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट आईईसी स्टैंडर्ड, दैट इज 60061/1. तो अगर मैं 145 केवी का सर्किट ब्रेकर लेता हूं तो लो लाइटनिंग इंपल्स वोल्टेज टेस्ट है वो 650 केवी पे होना चाहिए एंड अप टू 50 माइक्रो सेकेंड. एंड द फ्रीक्वेंसी विथ स्टैंड वोल्टेज वो 275 केवी पे होना चाहिए एंड फॉर 1 मिनट. अगर ये दोनों टेस्ट हम करते हैं और अगर मेरा सर्किट ब्रेकर का इंसुलेशन में कोई भी डेविएशन, कोई भी डिटोरिएशन नहीं होता है, देन that circuit breaker will pass this test. And this test is also called BIL, that is basic insulation level, which is defined as maximum voltage level that the circuit breaker insulation can withstand without failing. Next is the frequency. हमारे जो इंडिया में जो भी इक्विपमेंट है सभी के फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है. सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी, दैट इज 50 हर्ट्ज. Next is the rated normal current. So this is nothing but the maximum current up to which this circuit breaker can operate, and that is 3150 ampere. That is हम 3150 ampere maximum current normally इस सर्किट ब्रेकर से ऑपरेट करवा सकते हैं. Next is the rated short circuit breaking current. See, what is rated short circuit breaking current? This is the defined as maximum fault current a circuit breaker can successfully interrupt without being damaged. So this is nothing but the fault current. अगर मैं एक सर्किट ब्रेकर को देखूं तो इसमें सर्किट ब्रेकर में कितना मैक्सिमम फॉल्ट करंट आएगा कि ये मेरा सर्किट ब्रेकर मेरा नॉर्मली ये ओपन हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा विदाउट
interrupting, without damaging the insulation, without affecting the insulation of that circuit breaker. So this is 40 kilo ampere, and this 40 kilo ampere, this circuit will bear up to 3 seconds. After 3 seconds or more than 3 seconds, the insulation of this circuit breaker can be deteriorated, the flashover can be happen. One is the short circuit making current. What is short circuit making current? तो शॉर्ट सर्किट मेकिंग करंट को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि अगर कोई फॉल्ट सिस्टम में होते हैं तो वो बिहेव कैसे करते हैं। सपोज कि अगर सिस्टम में फॉल्ट हुए तो वहां पे ट्रांजिएंट फॉल्ट होते हैं, ऐसे करके मेरा ये वेवफॉर्म डेवलप होते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पीक एंड दिस इज द सेकेंड पीक, सो दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांजिएंट। तो जो मेरा सर्किट ब्रेकर ओपन होते हैं वो सेकेंड ट्रांजिएंट में होते हैं, दैट इज कॉल्ड सब ट्रांजिएंट। सो दिस इज 40 किलो एम्पियर। अभी सपोज कि मेरा सर्किट ब्रेकर को मुझे क्लोज करना है, या फिर अगर हम कोई ऑटो रिक्लोजिंग स्कीम हम डेवलप करते हैं सर्किट ब्रेकर में या सिस्टम में, तो सर्किट ब्रेकर मेरे एक बार ओपन होने के बाद वंस दिस सर्किट ब्रेकर क्लोज ऑटोमेटिकली, तो अगर मेरा फॉल्ट परसिस्ट रहते हैं सिस्टम में तो जो सर्किट ब्रेकर है वो मेरा फर्स्ट ट्रांजिएंट में क्लोज होंगे, जहां पर मेरे एसी और डीसी करंट दोनों होंगे। तो दिस करंट विल बी मैक्सिमम देन द करंट व्हेन द सर्किट ब्रेकर वाज ओपनड। सो जो मेरा मेकिंग करंट होंगे सर्किट ब्रेकर का वो ऑलवेज ग्रेटर देन होने चाहिए ब्रेकिंग करंट, एंड दिस इज यूजुअली 2.5 टाइम्स ऑफ द ब्रेकिंग करंट। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरा ब्रेकिंग करंट है सर्किट ब्रेकर का 40 किलो एम्पियर, सो द मेकिंग करंट विल बी 2.5 टाइम्स, दैट इज द 100 एम्पियर होने चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज रेटेड आउट ऑफ फेज ब्रेकिंग करंट। सी हम सर्किट ब्रेकर को मे बी अदर सर्किट ब्रेकर से, अदर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, बसेस से कनेक्ट करते हैं, हम जनरेशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर यहां पर मैं आर वाई और बी फेज देता हूं, तो इनकेस अगर मैं जनरेशन से सर्किट ब्रेकर को कनेक्ट करता हूं या फिर किसी और यूटिलिटी से कनेक्ट करता हूं, तो वहां पे अगर इनकेस वाई आर और बी इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन कर दिए गए हैं तो ये मेरे हो जाते हैं आउट ऑफ फेज। यहां पर अगर मेरा लेफ्ट टू राइट मेरा आर वाई बी, राइट टू लेफ्ट आर वाई बी है, तो मेरे अदर सिस्टम में भी सेम सीक्वेंस होने चाहिए। लेकिन इनकेस अगर सिस्टम सीक्वेंस चेंज हो जाते हैं तो मेरे सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट करंट काफी इंक्रीज हो जाएंगे, एंड दैट मैक्सिमम फॉल्ट करंट दैट द सर्किट ब्रेकर विल बियर इन आउट ऑफ फेज कंडीशन इज 10 किलो एम्पियर। So according to IEC, the out of phase breaking current of the circuit breaker shall be 10 kilo ampere. Next is what is first pole to clear factor. See, there is R, suppose this is R phase, this is Y phase and this is B phase. हम जानते हैं कि कोई भी जो AC करंट होते हैं वो साइनोसॉइडल इन नेचर होते हैं। तो आप ये वेवफॉर्म देख सकते हैं, यहां पर सपोज दिस इज मेरा आर फेज है, ये मेरा वाई फेज है और ये मेरा बी फेज है। तो अगर मेरा कोई भी फॉल्ट होते हैं किसी सिस्टम में तो मेरे ब्रेकर ओपन होंगे, दिस ब्रेकर विल ओपन। तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक कि जो जो तीन पोल है ब्रेकर के, ये जो इसे हम पोल बोलते हैं, जो तीन पोल है ब्रेकर के, क्या वो एक साथ ही ओपन हो जाएंगे? तो See, this is the sinusoidal waveform and this is the current waveform. So अगर मेरे fault होते हैं तो this blue phase, and we know that this all R by B phase is displaced in 120 degree. 120 डिग्री का displaced होते हैं एंगल से this R by B phase. तो अगर मेरा fault होते हैं तो मेरा B phase will first come to 0. Then मेरा Y phase will first then come to 0 and then R phase will come to 0. तो अभी क्या हो रहा है, अगर मेरा फॉल्ट हुए तो B फेज के ब्रेकर मेरे पहले ओपन होंगे, देन Y फेज के, देन R फेज का। तो मेरा जो वोल्टेज जब मेरा फर्स्ट पोल दैट इज B ओपन होंगे तो मेरा जो मूविंग कांटेक्ट और फिक्स कांटेक्ट के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेंगे, दैट वोल्टेज बाई जब मेरे तीनों पोल के ब्रेकर के तीनों पोल मेरे आर वाई बी फेज ओपन हो जाएंगे तो मेरा जो फेज टू ग्राउंड वोल्टेज रहेंगे
The ratio between that is the first pole to clear factor. अभी देखिए, अगर मेरा पहले बी फेज के वोल्टेज ओपन होते हैं, तो बी फेज का ब्रेकर ओपन होता है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप होंगे वो काफी ज्यादा होंगे, एंड दैट वोल्टेज इज कॉल्ड द रिकवरी वोल्टेज. क्यों ज्यादा होंगे? क्योंकि जब ये मेरा पोल के ब्रेकर ओपन हुए हैं, तो उस वक्त मेरा वाई फेज और आर फेज के ब्रेकर के जो पोल हैं वो मेरा क्लोज है. सो दैट मीन्स कि जब मेरा बी फेज के पोल ओपन हुए हैं, दैट टाइम द फॉल्ट करेंट आर स्टिल देयर इन द सिस्टम इन वाई फेज एंड आर फेज. तो मेरा जो यहाँ पे जो रिकवरी वोल्टेज है वो काफी ज्यादा हो जाएंगे. तो दैट रिकवरी वोल्टेज एंड डिवाइडेड बाय द फेज टू ग्राउंड वोल्टेज व्हेन ऑल द थ्री पोल ब्रेकर आर ओपन. सो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर. और ये मेरे कितने होने चाहिए? ये मेरे होने चाहिए 1.5. सो दिस इज डिनोटेड बाय Kp, फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर, एंड दिस शैल बी इक्वल टू 1.5. आई होप आप समझे होंगे कि फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर क्या होता है और इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट इज रेटेड लाइन चार्जिंग ब्रेकिंग करंट. So this is nothing but the maximum line charging current that the switch shall be capable of breaking at its rated voltage. So ये मेरा नॉर्मल मैक्सिमम करंट है, जो भी मेरा स्विचिंग ऑपरेशन है वो मेरा हो सके ब्रेकर में एट रेटेड वोल्टेज. सो दैट इज द रेटेड लाइन चार्जिंग ब्रेकिंग करंट. नेक्स्ट इज द रेटेड ऑपरेटिंग सीक्वेंस. सी, हम जानते हैं कि 90% ऑफ द फॉल्ट इन द सिस्टम आर द ट्रांजिएंट टाइम. ट्रांजिएंट मतलब कि फॉल्ट आया और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दिस फॉल्ट जो भी था सिस्टम में वो चले जाएंगे, मींस द सिस्टम विल बी नॉर्मलाइज्ड. तो अभी क्या होंगे कि हम ब्रेकर को फॉर मैक्सिमम ड्यूरेशन, फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम हम ओपन नहीं रख सकते हैं. दैट्स व्हाई वी गिव ऑटो रिक्लोजिंग स्कीम. सो ऑटो रिक्लोजिंग स्कीम कैसे काम करते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर O 0.3 SCO ये क्या है कि अगर मेरा फॉल्ट होते हैं सिस्टम में, सपोज सिस्टम में फॉल्ट होते हैं, तो मेरा ब्रेकर ऑब्वियसली ओपन होंगे, तो डेट इज O. आफ्टर 0.3 सेकेंड, आफ्टर 0.3 सेकेंड दिस ब्रेकर विल क्लोज ऑटोमेटिकली टू चेक इफ द फॉल्ट इज इन द सिस्टम और द फॉल्ट इज नॉर्मलाइज्ड. सो अगर मेरा फॉल्ट सिस्टम में रहेगा तो क्या होगा कि ब्रेकर विल अगेन ओपन इंस्टेंटेनियसली, ब्रेकर विल अगेन ओपन इन 0 सेकेंड. अगर मेरा फॉल्ट सिस्टम में नहीं रहा, फॉल्ट इज नॉर्मलाइज्ड, मेरा सिस्टम मेरा नॉर्मल हो गया, तो ब्रेकर विल बी इन द क्लोज पोजिशन, ब्रेकर विल नॉट ओपन, ब्रेकर मेरा ओपन नहीं होगा. बट अगर मेरा फॉल्ट सिस्टम में रहा, देन ब्रेकर विल अगेन ओपन इन 0 सेकेंड. Then breaker will wait for 3 minutes. Now breaker will wait for 3 minutes and again one close operation will be given to breaker, and again the system breaker will check if there is fault in the system or not. अगर मेरा फॉल्ट सिस्टम में रहा तो ब्रेकर विल अगेन ओपन, अगर फॉल्ट मेरा सिस्टम में नहीं रहा देन ब्रेकर मेरा क्लोज ही रहेगा, ओपन नहीं होगा. अगर मेरा फॉल्ट सिस्टम में रहेगा तो ब्रेकर विल ओपन. So this is the rated operating sequence of the breaker. Next is the rated pressure of SF6. See, if अगर हम कोई SF6 गैस सर्किट ब्रेकर को देखें तो जो भी मेरा आर्क क्विंचिंग मीडियम रहते हैं वो मेरे SF6 प्रेशर होते हैं. तो मेरे अगर मेरे ब्रेकर को आर्क क्विंच करना है तो वहां पर कुछ नॉर्मल प्रेशर होने चाहिए. तो जैसे कि सीमेंस मेक सर्किट ब्रेकर में नॉर्मल प्रेशर है 6 बार, 6 बार एट 20 डिग्री सेल्सियस. तो ये मेरा मिनिमम प्रेशर ब्रेकर में होने चाहिए. तो अगर मैं 20-30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में देखता हूँ, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में देखता हूँ, तो ये जो प्रेशर है वो 6.4 बार, 6.5 बार, 6.3 बार होते हैं. तो दिस इज द रेटेड प्रेशर ऑफ SF6 इन द सर्किट ब्रेकर. नेक्स्ट इज द वेट. तो जो SF6 गैस जो फिल किए जाते हैं सर्किट ब्रेकर में, डेट इज 6.6 kg इन दिस सीमेंस मेक सर्किट ब्रेकर. दिस मे बी डिफरेंट इन CGL मेक सर्किट ब्रेकर और ABB. सो दिस इज 6.6 kg. नेक्स्ट इज द
all the weight of the circuit breaker excluding SF6 gas, that is 1050 kg. एंड लास्ट इज द वोल्टेजेस. सो क्या कौन से वोल्टेज पे ये सर्किट ब्रेकर काम करेंगे, इनके जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है, इनके जो मोटर लगे हुए हैं, क्लोजिंग मोटर और ओपनिंग मोटर, वो कौन से वोल्टेज पे काम करेंगे, डेट इज 110 वोल्ट डीसी, 110 वोल्ट डीसी, एंड द हीटिंग वोल्टेज इज 240 वोल्ट एसी. हीटिंग वोल्टेज मीन्स द हीटर that we use in the circuit breaker to prevent from the humidity. So that is the 240 volt AC, and the rest is 110 volt DC. So this is all about the nameplate of the circuit breaker. So I hope you understand what are the technical things, what are the things written in the nameplates of the circuit breaker. आप मे भी डिफरेंट मेक के सर्किट ब्रेकर का नेमप्लेट को देखेंगे, लाइक ABB, CGL एटसेट्रा. तो जो भी थिंग्स जो रिटर्न है वो सेम रहेंगे, सिंपल जो आपका वैल्यू है रेटेड वो मे भी डिफरेंट हो सकते हैं. So that's all about this video. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.